नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है निमांश। पाकिस्तान के आतंकियों ने आज फिर जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर हमला किया। हमले के दौरान 3 सैनिक शहीद हुए जबकि 7 आतंकवादी मारे गए। सुबह 5 बजे के करीब आतंकियों ने नरगोटा में सेना कैंप पर हमला किया। लगभग उसी वक्त सामा में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। नरगोटा में आतंकी हमले के दौरान सेना के एक मेजर समेत 3 जवान शहीद हो गए जबकि 4 घायल हैं। वहीं सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। दूसरी तरफ सांबा में हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि सांबा में सरहद पार पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के डीआईजी और 4 जवान घायल हो गए। ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और उसी को वो प्रकट कर रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। ये इन्फिल्ट्रेशन लग रहा है कि राहल शरीफ जाते जाते कुछ दिखा के जाना चाहता है, ये उसी का ही असर लगता है। सूत्रों के मुताबिक सांबा और नगरोटा में हमला करने वाले आतंकी आज सुबह ही पाकिस्तान से आए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सीमा के पास मसरूर बड़ा भाई लॉन्च पैड से आतंकियों ने घुसपैठ की थी। घुसपैठ के बाद आतंकी 2 गुटों में बंट गए। एक गुट ने सांबा में हमला किया जबकि दूसरे ने नगरोटा में। हमला करने वाले आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। नगरोटा और सांबा में आतंकी हमले के बाद वैष्णो देवी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान का सेना प्रमुख राहल शरीफ रिटायर हो गए, लेकिन जाते जाते भी वो गीदड़ भभकी से बाज गए। General Rahil Sharif will now hand over the Army command stick to Chief of Army Staff designate. रावलपिंडी के आर्मी हॉकी स्टेडियम में राहिल शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को सेना प्रमुख की कमान सौंपी। जनरल राहिल शरीफ ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल बाजवा पाकिस्तान के 16वें सेना प्रमुख होंगे। अपने आखिरी भाषण में भी राहिल शरीफ ने भारत को धमकी दी। कश्मीर का मुद्दा उठाने से भी नहीं चुके। ख़वातीन व हज़रात, बदकिस्मती से हालिया महीनों में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी और भारत के जारहाना इक़दामात ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। मैं भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। जनरल राहिल शरीफ 29 नवंबर 2013 को पाकिस्तान के 15वें सेना प्रमुख बने। अफगानिस्तान से सटी सीमा पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब चलाया। कराची में हिंसा रोकने में भी राहिल शरीफ ने अहम भूमिका निभाई। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा में राहिल शरीफ ने अहम भूमिका निभाई। भारत के साथ संबंधों को लेकर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के साथ उनका मतभेद था। राहिल शरीफ 20 साल में पाकिस्तान के पहले ऐसे सेना प्रमुख रहे जिन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला। पीएम मोदी ने देश भर के बीजेपी सांसदों और विधायकों से बैंक खाते का स्टेटमेंट देने को कहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों के बैंक खाते का मुद्दा उठाया। उन्होंने सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों को नोटबंदी के ऐलान के दिन यानी 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का बैंक स्टेटमेंट पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पास जमा करने को कहा। बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी को देना होगा। प्रधानमंत्री जी का अपना दामन साफ है और उनको पता है कि मेरे मंत्री भी जो उन्होंने बनाए हैं उन पर भी उन्हें इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा सब दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हम सब लोगों को खुशी है, हम तैयार हैं साल भर पीछे का भी अपना अकाउंट देने के लिए और 1 साल आगे का भी अपना अकाउंट देने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम सबका दामन साफ है। हमें हमारे बैंकों में ना किसी जगह पर हम बिल्कुल दामन साफ के साथ अपना काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 8 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक जो भी ट्रांजैक्शन बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, एमएलए के अकाउंट में है उसको 1 जनवरी को हम सभी दें। और सभी सांसदों ने इसका ध्वनि से, खूब करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया। बैंक स्टेटमेंट मांगने का यह फैसला पीएम ने विपक्ष के आरोपों के बीच लिया है। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश में नोटबंदी का ऐलान किया था। 500 और 1000 के पुराने नोट 30 दिसंबर तक बैंक खातों में जमा कराए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं से बैंक स्टेटमेंट मांगे जाने के बाद दूसरे दलों पर भी ऐसा ही करने का दबाव बनेगा। विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को पहले ही नोटबंदी की जानकारी दे दी गई थी। नोटबंदी को लेकर आज भी संसद ठप रही। दोनों सदनों में विपक्ष ने फिर हंगामा किया।
संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। सरकार ने दावा किया कि वो नोटबंदी पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में पीएम की मौजूदगी की मांग करता रहा। लोकसभा में विपक्ष ने नियम 56 के तहत चर्चा की मांग की। You are not bound to give an explanation for that. I am not appealing to you. Start the debate. But start the debate. The Prime Minister also that is what I am saying. I agree with you. Prime Minister also intervened, sir. The Prime Minister intervened. Finance Minister will respond. सरकार इतने अड़ियल रवैये पर इतना सच्चाई वाला रवैया क्यों अपना रही है? जो नोटबंदी पर जो चर्चा हो रही थी, वो अभी पूरे जिस चर्चा पर बहस हो रही थी, तो जो चर्चा हो रही थी अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। और चर्चा शुरू करो, प्रधानमंत्री जी को चर्चा शुरू करो चाहिए। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद भी इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पास हो गया। नोटबंदी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। टीडीपी सांसद शिव प्रसाद ब्लैक एंड व्हाइट पैंट शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। शर्ट का आधा हिस्सा ब्लैक और आधा व्हाइट था, जबकि पैंट भी आधी ब्लैक और आधी व्हाइट थी। Because your party supporting demonetization. Okay. I have got liberty as an artist. 16 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो पाया है। संसद में हंगामे की वजह से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोकसभा में विपक्ष नियम 56 के तहत चर्चा चाहता है। इसमें चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है। राज्यसभा में विपक्ष बहस के दौरान पीएम की मौजूदगी की मांग कर रहा है। संसद की बैठक से पहले विपक्ष ने रणनीति भी बनाई। हालांकि आज की बैठक से जेडीयू, बीएसपी और डीएमके के सांसद दूर रहे। काले धन वालों को एक और मौका देने के सरकार के फैसले का विपक्ष ने विरोध किया है। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक को जेडीयू ने मजाकिया बताया तो समाजवादी पार्टी ने तुगलकी फरमान कहा। हालांकि कांग्रेस का रुख अभी साफ नहीं है। देखिए, ये तो चोर सिपाही के बीच 50-50 का खेल हो गया। आधा तुम ले लो, आधा हमको दे दो। देखिए, अजीब माने ये बात है, तो ये रेडिकुलस है, हास्यास्पद है। और जिस तरह सरकार रोज तुगलकी आदेश खुला रही है, कल जो अमेंडमेंट बिल लाए इनकम टैक्स में, आपने कह दिया खुलेआम कि काले धन जो रखे हो दे दो 50% टैक्स, 50% तुम्हारा हो जाएगा। तो यही करना तो सीधे सीधे मांग लेते, नोटबंदी कराने का आदेश ही क्यों देने की जरूरत पड़ती है? इनकम टैक्स कानून में बदलाव सरकार कर रही है, एक बार फिर एमनेस्टी स्कीम लेके आने की बात कर रही है। नहीं, वो आया है, देखेंगे अब जब डिस्कशन को आएगा हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, देखेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी भी विधेयक पर बोले। पीएम ने कहा कि काले धन का जो पैसा सरकारी खजाने में आएगा उसे गरीबों की भलाई में लगाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा, हमारा जो काले धन के खिलाफ संघर्ष है और जो इनकम टैक्स के लिए संशोधन ला रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। काला धन घोषित करने वालों को कुल रकम का 50% टैक्स, जुर्माना और सेस के रूप में देना होगा। साथ ही कुल रकम का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 में जमा करना होगा। योजना में जमा रकम को 4 साल बाद ही निकाला जा सकेगा। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। काला धन घोषित करने का फायदा 31 दिसंबर के पहले जानकारी देने पर मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद ब्लैक मनी पकड़े जाने पर कुल रकम का 85% तक टैक्स और जुर्माना लगेगा। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक आज लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पास हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक बयान दिया है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से एनडीए में फिर आने की अपील की। जब इस बारे में राबड़ी देवी से पूछा गया तो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। बीजेपी के साथ थे तब आपका राजनीतिक कद बढ़ता चला गया और आपकी राजनीतिक हत्या निश्चित हो जाएगी जब तक आप अगर लंबे समय तक रहे आप राजद और कांग्रेस के साथ। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि वो हमारे साथ आ जाए। नीतीश कुमार का उठा कर ले जाए अपना मोदी जी ले जाए, बहन से अपना शादी कराएंगे। विवाद के बाद राबड़ी देवी ने सफाई दी। हम इसी पर बोले मोदी जी नीतीश कुमार के गोदी उठा के लेके जाए, यही तो बात बोला। क्या बोले?
इस पर आपत्ति क्या हो गया? हंसी मजाक तो सब कोई करते रहता है उसमें भी। तो तू लोग भी कुछ बोलता है, हम भी कुछ बोलते हैं, और लोग भी सब कोई बोलते रहता है। नोटबंदी के पीएम के ऐलान के बाद से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच नजदीकी की खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार विपक्ष के अकेले बड़े नेता हैं जिन्होंने नोटबंदी के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने विपक्ष के आक्रोश दिवस के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। ये भी खबर आई थी कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन नीतीश ने इससे इनकार किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नजदीकी होने से इनकार किया है। नीतीश के मुताबिक उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची जा रही है। राबड़ी देवी पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे चुकी है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। गुजरात में जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। सूरत, वापी, राजकोट और मोरबी हर जगह बीजेपी को जीत मिली। गांधीनगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, स्पष्ट संदेश मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो दो बड़े कदम उठाए, एक सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरा इस देश में से काले धन का सफाया करना, तो ये एक जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत मिली है और वो एक आईना है जो विरोध करते हैं। पीएम मोदी ने भी गुजरात की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पूर्वोत्तर हो, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात, बीजेपी ने हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं। नोटबंदी के ऐलान के बाद 3 चुनाव नतीजे आए हैं। तीनों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 22 नवंबर को 7 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने नगर पालिका की 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। स्थानीय निकाय के नतीजों से यह भी साबित हो गया है कि हार्दिक पटेल के आरक्षण आंदोलन का कोई खास असर नहीं पड़ा है। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों को लेकर जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में खिलाड़ियों समेत 76 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्राजील के एक फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी समेत 72 यात्री विमान पर सवार थे। इसके अलावा चालक दल के 9 सदस्य भी प्लेन में थे। कोलंबिया के मेडलिन में स्थानीय समय के मुताबिक रात 10:15 बजे के करीब प्लेन हादसे का शिकार हो गया। कोलंबिया की पुलिस के मुताबिक 5 लोगों को छोड़कर सभी की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि यह हादसा विमान का ईंधन खत्म होने की वजह से हुआ है। ब्राजील की फुटबॉल टीम केपेकोएंसी साउथ अमेरिका क्लब का फाइनल मैच खेलने के लिए कोलंबिया जा रही थी। फाइनल मैच में ब्राजील की टीम केपेकोएंसी का मुकाबला एटलेटिको नेसोयानाल से था। आमदनी के हिसाब से केपेकोएंसी ब्राजील के 21 बड़े फुटबॉल क्लब में से एक है। हादसे के बाद फाइनल मैच रद्द कर दिया गया है।